नमस्कार दोस्तों। नमस्कार। नमस्कार दोस्तों, मैं एक बार फिर आपके सामने उपस्थित हूँ एक नई विषय को लेकर। दोस्तों, ये तो आपको मालूम ही है कि पिछले 2 साल से लगभग इजराइल और हमास के बीच में या गाजा के बीच में या फिलिस्तीनियों के बीच में युद्ध चल रहा है। और इस युद्ध में बैरूत मतलब ये लेबनान भी शामिल हुआ, और ईरान का भी नंबर आ गया बीच में। और इस तरह से मतलब काफी जने शामिल हो गए। हुती, हिजबुल्ला, अ, इराक के मलेशिया और सीरिया में जो अ, ईरान के प्रॉक्सी हैं वो, ये सारे लोग इसमें शामिल हुए। लेकिन युद्ध अभी भी जारी है, जबकि अ, हिजबुल्ला का और इजराइल का समझौता हो गया, युद्ध विराम हो गया। ईरान का और इजराइल का युद्ध विराम हो गया, क्योंकि इजराइल को, ईरान ने तो इजराइल को ठोका पूरी तरह, तो समझौता करना ही पड़ा इनको। बल्कि अमेरिका के भी जान गंवा दिए ईरान ने तो। और कतर के अमेरिका के एयर डिफेंस पर हमला बोल दिया था, तो घबरा गया अमेरिका तो। लेकिन हमास और इजराइल के बीच में युद्ध बंदी नहीं हो रही है। और लगातार बात चल रही थी, अभी काफी आगे बढ़ गई थी, लेकिन इजराइल की शर्तें ऐसी है कि हमास उसको मानने को तैयार नहीं। और इस बीच इजराइल और ट्रंप दोनों मिलकर के गाजा के सारे नागरिकों को या तो वहां से बेदखल कर देना चाहते हैं या उनको मार देना चाहते हैं। तो वो किसी भी तरीके से गाजा पर कब्जा करना, अपना कब्जा करने की कोशिश में लगे हुए हैं, ताकि वो वहां पर अपना वो टूरिज्म वगैरह वगैरह जो भी है वो बढ़ाने की सोचते हैं। और इस तरह से एक पूरे देश जो फिलिस्तीनी के नाम से है उसको बर्बाद कर दिया है। बर्बाद तो पहले से ही कर दिया। 1947-48 में देश आजाद हुआ, मतलब उसके ऊपर एक उसकी छाती पर ला करके इसराइल को बिठा दिया था। और इसराइल ने फिर चारों तरफ हमले करके और अ, अमेरिका की पीठ पर चढ़ करके और सब तरफ अपनी दादागिरी की। उसमें जॉर्डन में, मिस्र में, लेबनान में, इराक में, ईरान मतलब ये सीरिया में, सब तरफ हमले किए और काफी जमीन उसने कब्जा ली। और इस सारे में अमेरिका का हाथ। और आज भी अमेरिका उसके पीठ पे उसको अपनी पीठ पे बिठाया हुआ है। और पूरे क्षेत्र में एक मिनी दादा हो उस तरह से उसको पाल पोस रहा है। अब हुआ ये कि भी बीच में जो मिस्र और सऊदी अरबिया और ये यूएई और ये कुछ कंट्रीज थे जिन्होंने जॉर्डन और इन्होंने मतलब इजराइल से अंदर खाने समझौते कर लिए, क्योंकि उनको अमेरिका ने भी धमकाया और उनको जीना भी था। नहीं तो वो जी नहीं पा रहे थे, मतलब रोज लड़ाई करो। तो एक ऐसे समझौते किए कि उससे मतलब इजराइल को सुपर भी मान लिया, और अमेरिका को कुछ उनकी जो अड्डे बनाए उसका कुछ पैसा भी देते हैं वो उनको। इस तरह से मतलब अपनी अ, स्वतंत्रता रखने के लिए जैसे पहले वो देते थे ना अपने यहाँ पे भी, जैसे अ, मुजरा करते और जो भी मतलब कुछ रुपए पहुंचा देते और वो जो है अपना करते थे। तो उसी तरह का ये खेल इन्होंने अमेरिका ने और इजराइल ने मिलकर किया। खैर, अब आज जो बात कर रहे हैं वो ये इसलिए कर रहे हैं कि एक तो फ्रांस ने, फ्रांस के जो राष्ट्रपति हैं मैक्रो,
उन्होंने अभी संयुक्त राष्ट्र संघ में ये घोषणा की कि हम सितंबर में फिलिस्तीनी को मान्यता दे देंगे। तो ये फिलिस्तीनी जो है एक बड़ा मतलब फिलिस्तीनी के लिए ये एक बड़ा उपहार है, एक तरह से बड़ी उपलब्धि है कि उनको G7 का एक देश जो है मान्यता दे रहा है। और ये इसीलिए मतलब ये अमेरिका और इजराइल के लिए ये एक सेटबैक है, एक धक्का है। लेकिन उन्होंने साफ कहा कि भाई ये अब ये नहीं चल सकता है, आप रोज रोज की ये। तो मैक्रोन ने कहा कि यह कदम मध्य पूर्व में स्थायी और न्यायपूर्ण शांति के लिए आवश्यक है और यह दो राज्य समाधान का समर्थन करता है, बशर्ते कि फिलिस्तीनी राज्य इजराइल की को मान्यता करे और डीमिलिटराइज्ड हो। तो ये डीमिलिटराइज्ड होना तो बहुत मुश्किल लग रहा है मेरे को, लेकिन ये बात ठीक है कि इजराइल को भी वो मान्यता दे देंगे। लेकिन इजराइल को कौन सी मान्यता देंगे? इजराइल ने जो सब तरफ कब्जा कर रखे हैं उनको देंगे, या इजराइल को वो जगह छोड़नी पड़ेगी? ये एक बड़ा पेच इसमें है। लेकिन ये मतलब 1948 में जब दो देश बने थे, बनाए गए थे इंग्लैंड और अमेरिका की तरफ से, तब से ये मामला चल रहा है। तो इजराइल ने तो अपना देश बना लिया और फिलिस्तीनी अभी भी लटका हुआ है। 1988 के आसपास हमने भारत ने मतलब इजराइल को मान्यता दी और स्पेन और कुछ यूरोपीय कंट्रियों ने पहले ही मान्यता दे दी है। लेकिन फ्रांस जो है G7 का देश, यूरोप का मतलब बड़ा देश है, विश्व का बड़ा देश है, 7 कंट्रियों में आता है तो नेचुरली, और वीटो पावर भी है इसके पास। तो ये अगर मान्यता दे रहा है तो इजराइल को थोड़ी ये सहूलियत हो जाएगी कि उसको संयुक्त राष्ट्र संघ से भी मान्यता मिल जाए। इजराइल और संयुक्त राज्य अमेरिका इससे भड़के हुए हैं, इसकी आलोचना की है और विदेश सचिव मार्को रूबियो ने इसे हमास की प्रचार रणनीति बताते हुए रोक टोक निर्णय कहा है और 7 अक्टूबर के हमले में के पीड़ितों के लिए थप्पड़ कहा है। और दोस्तों, ये 7 अक्टूबर का हमला जो किया था हमास ने, वो अपने स्वतंत्रता के लिए ही किया। अब आप 75 साल से दबा के बैठे हो और छोड़ नहीं रहे हो तो क्या करेंगे? और उनकी ये नीति काम आ रही है। और ये बात जरूर है कि हमास के मतलब गाजा में 60-70 लाख लोग मारे गए और सैनिक भी मारे गए, मतलब इनके बड़े बड़े लीडर्स जो थे हमास के, उन सबको इजराइल ने मार दिया। लेकिन अब जो है इजराइल के जो सोल्जर्स हैं, सैनिक हैं, वो भी मारे जा रहे हैं। ऐसा नहीं है कि केवल हमास के लोग ही मारे जा रहे हैं। और जो अमानवीयता इजराइल ने दिखाई है, मतलब खाना लेने आए उनको, उनके ऊपर गोली मार दी, उनको मार दिया। और आपने खाना प्रतिबंधित कर रखा है, दोनों तरफ से अपनी सेनाएं लगा रखी है, उसके अंदर कोई जा नहीं सकता। और जो राहत सामग्री बाहर से आ रही है, मतलब इजराइल तो नहीं दे रहा है, कोई बात नहीं, लेकिन जो बाहर के दूसरे देश जो ये भेज रहे हैं राहत सामग्री, उसको भी अंदर नहीं घुसने दे रहे हैं। और वो जो खाना जहाँ डिस्ट्रीब्यूट होता है, वहां पर जो लोग खाना खाने लेने जाते हैं, वहां पर गोली मार देते हैं। वहां इजराइल के सैनिक खड़े रहते हैं और वहां सैनिक जो है उनको गोली मार देते हैं। तो इस तरह की जो ना इंसाफी है, असहिष्णुता है, या हैवानियत है, मैं तो ये कहूँगा, वो मतलब अच्छी नहीं है। और उसी को देखते हुए फ्रांस ने ये फैसला किया है। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने मैक्रोन के निर्णय को महत्वहीन बताकर खारिज कर दिया। What he says doesn't matter.
पूरे यूरोप में वैसे इस ये जो गाजा का और हमास का और इजराइल का युद्ध है, इसकी निंदा हो रही है। सब जगह इनके विरोध में इजराइल के विरोध में जुलूस प्रदर्शन हो रहे हैं। और अमेरिका में तक जो है, अ, अमेरिका और इजराइल की एक तरफा नीतियों से दूरी, मैक्रोन ने संकेत दिया है कि पश्चिमी देश अब आंख मूंदकर इजराइल का साथ नहीं दे सकते। यूरोपीय नेतृत्व में पहल, ये यूरोप को अमेरिका की छाया से बाहर निकालकर स्वतंत्र विदेश नीति की दिशा में ले जाना चाहते हैं। इजराइल पर इसका प्रभाव है। इजराइल ने इस फैसले को सख्त आलोचना के साथ खारिज किया है। उनके अनुसार ये हमास और फिलिस्तीनी हिंसा को वैधता देने जैसा है। पर हिंसा तो सबसे ज्यादा इजराइल कर रहा है। इजरायली प्रधानमंत्री नेतन्याहू ने इसे शांति प्रक्रिया के खिलाफ जहर बता चुके हैं। और ये जो शांति प्रक्रिया के खिलाफ जहर नहीं है, ये तुम्हारी जो असहिष्णुता है उसके खिलाफ जहर है। तुम्हारा जो हैवानियत है उस पर रोक लगाने के लिए किया है। राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि व्हाट मैक्रोन सेज डजंट मैटर। यूरोप में स्पेन, आयरलैंड, नॉर्वे और स्पेन, आयरलैंड, नॉर्वे पहले ही मान्यता दे चुके हैं। और फ्रांस G7 देश का जुड़ना बड़ी बात है। इससे बाकी यूरोपीय देशों में दबाव बढ़ेगा। फिलिस्तीनी को पूर्ण सदस्यता के लिए नए सिरे से प्रयास शुरू करने चाहिए संयुक्त राष्ट्र संघ में। भारत ने पहले ही फिलिस्तीनी को 1988 में मान्यता दी थी, पर हालिया वर्षों में इजराइल के साथ निकटता बढ़ी है और उसे फिर संतुलन बनाना पड़ सकता है। क्या यह दो राज्य समाधान को बचा पाएगा? फ्रांस चाहता है कि फिलिस्तीनी एक लिमिटेड डीमिलिटराइज्ड राज्य हो जो इजराइल को मान्यता दे और शांतिपूर्ण ढंग से बात चले। लेकिन वास्तविकता में हमास और फतह जैसे गुटों में फूट और इजराइल की कठोर नीतियां इस समाधान को भी दूर बनाए रखनी है। फ्रांस का ये कदम राजनयिक साहस का परिचायक है। इससे फिलिस्तीनी को राजनीतिक मान्यता मिलती है, पर समाधान तब तक नहीं होगा जब तक इजराइल, अमेरिका और फिलिस्तीनी नेतृत्व मिलकर भरोसेमंद संवाद की ओर नहीं बढ़ते। तो ये पूरा ये है। इससे ये फ्रांस के मान्यता देने से ये बात जरूर है कि विश्व जो है, विश्व की निगाह इसके ऊपर पड़ी हुई है। और ईरान और दूसरे देश मिलकर के, सऊदी अरबिया, ईरान और ये सब, इजराइल को वार्ता के टेबल पर नेगोशिएशन के लिए तैयार कर सकते हैं और उनको मतलब वो मजबूर भी कर सकते हैं। और अब इजराइल की हालत भी ज्यादा अच्छी नहीं है। इजराइल के को बड़ा नुकसान हुआ है ईरान से जो युद्ध हुआ 12 दिन का। उसमें बड़ा हाइफा शहर को खत्म कर दिया इन्होंने, जो इनका इकोनॉमिकल राजधानी थी एक तरह से। वहां पर जो रिफाइनरी थी उसको नष्ट कर दी, बंदरगाह को तोड़ दिया, हमास के हेडक्वार्टर को खत्म कर दिया, और शेयर मार्केट का जो ऑफिस था उसको नेस्तनाबूद कर दिया। तो इस तरह से मतलब बहुत सारा नुकसान हुआ है इजराइल में। और इजराइल के नागरिक भी अब नेतन्याहू के खिलाफ हो गए हैं, क्योंकि नेतन्याहू युद्ध को बंद नहीं करना चाहता है। उसको लगता है कि ये युद्ध बंद हुआ तो मेरी सरकार चली जाएगी और मुझे गिरफ्तार कर लेंगे। तो इस वजह से ये युद्ध चल रहा है। मतलब युद्ध कोई इजराइल के पक्ष में नहीं चल रहा है, युद्ध सिर्फ और सिर्फ नेतन्याहू के पक्ष में चल रहा है। और ये लड़ाई तो बहुत पुरानी है। अराफात के समय भी यासर अराफात इनका नेता हुआ करता था फिलिस्तीनियों का, उस समय भी ये सारी बातें हुई थी। खैर जो भी है,
मुझे लगता है कि फ्रांस के इस कदम से एक उस क्षेत्र में चेंज आएगा और पॉजिटिव चेंज आएगा, इसमें तो कोई दो राय नहीं है। और इसराइल के ऊपर लगाम लगेगी और अमेरिका को भी फिर से अपनी नीति पर विचार करना पड़ेगा। तो इसी पॉइंट के साथ मैं इस वीडियो को समाप्त करता हूँ। आशा करता हूँ कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। पसंद आया हो तो आप लाइक करें, फॉरवर्ड करें, और लोगों को भेजें, मित्रों को और परिजनों को बताएं, सोशल मीडिया पर डालें। जितना ज़्यादा आप फैला सकते हैं इसको फैलाएं, ताकि सही बात लोगों के पक्ष में, लोगों के सामने जाए। और अगर अभी तक भी आपने हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब न किया है तो सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन दबाना न भूलें, और कमेंट बॉक्स में जाएं, कमेंट लिखें, सुझाव दें। आपके कमेंट और सुझाव हमें और बेहतर करने की ओर अग्रसर करेंगे। जय भारत, जय भीम।